नमस्कार दोस्तों, मैं महेश तिवारी और आपका सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने सरल भारत में। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, वैसे तो वो किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ही लकी महसूस करूंगा कि मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। हमारे बीच में हिमांशु गुप्ता जी मौजूद हैं। आप आईपीएस हैं और आपने बहुत सारे कारनामे या बहुत सारे सफलता की यूं कहेंगे कि स्टेज को या स्तरों को आपने पार किया है। निसंदेह आप हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। सर के बारे में दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा। न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े लक्ष्य भी पूरे हो जाते हैं यदि जुनून कामयाबी का, जुनून मंजिल का हो पाने का सीने में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं महेश तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे बीच में हिमांशु गुप्ता जी हैं। आप आईपीएस हैं। आपने यूपीएससी एग्जाम को न केवल पास किया बल्कि एक सामान्य स्कोर के साथ 27वीं रैंक आपने हासिल की है। आज अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी आपने टाइम निकाला। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सरल भारत परिवार में। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सर टाइम देने के लिए। जी सर, इसके पहले कि हम पहले प्रश्न की ओर चलें, फिर भी मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि आने वाले कुछ मिनट आपके जीवन में, हमारे जीवन में बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि आपने क्या सोचकर क्लिक किया है या इंटरव्यू को ज्वाइन किया है साथियों, लेकिन ये एक ऐसा एजुकेशनल सेमिनार है, एक ऐसी एजुकेशनल वर्कशॉप है कि निश्चित ही आपको भी कामयाब होने में काफी हेल्प करेगी। क्योंकि हमारे बीच में जो गेस्ट हैं, वो रैंक भले ही उनकी बड़ी हो, लेकिन वो हमारे और आपके बीच में एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाले, बहुत सारे संघर्षों को करने वाले। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सर ने कभी एक्सक्यूजेस को महत्व नहीं दिया। सर ने रीजन क्रिएट किया कि हमें क्यों आगे बढ़ना है। और मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे साथी जुड़ते जा रहे हैं। तो आइए सर से पहला सवाल करते हैं। सर, सभी बहुत उत्साहित हैं, जानना चाहते हैं आपकी सक्सेस की स्टोरी के बारे में। आप हमें बताएं, कैसे स्टूडेंट थे आप और क्या आपका सपना बचपन से ही था एक आईपीएस बनना, या 10th में 12th में आकर आपके मन में आया? सर प्लीज बताएं। नहीं, बचपन से तो नहीं था। मेरी प्रारंभिक जो एजुकेशन हुई है वो उत्तराखंड में हुई है। लगभग 8वीं क्लास तक हम लोग वहाँ रहते थे। फिर 9वीं से 12वीं हम यूपी में आ गए थे। बरेली में एक छोटा सा कस्बा है करौली के नाम से, वहीं पे मेरी परीक्षा हुई है। 12वीं तक मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था दुनियादारी के बारे में। हर वो जो एक छोटे कस्बे और गाँव का यस सर। बच्चा होता है जो दुनिया को बहुत लिमिटेड नजरिए से देखता है, उतना ही मेरा भी था। बट 12वीं में मैं 12th पास करने के बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय आ गया था। वहाँ हिंदू कॉलेज में मैंने स्नातक में अपना एडमिशन लिया। आई थिंक वहाँ पे फिर दुनिया को नए नजरिए से देखने का मौका मिला। बहुत तरीके के लोग मिले, उनसे बात करने का मौका मिला, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला और फैकल्टी मिली। तो उस 3 साल बिल्कुल में फिर चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो फिर शुरू में मेरा जो इंक्लिनेशन था वो बहुत शोध की तरफ चला गया, रिसर्च की तरफ। जी। मैंने अपना ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स किया पर्यावरण के विषय में, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर एमफिल भी किया और मास्टर्स तक मैं पूरी तरीके से डिटरमाइंड था कि आई मेक माई कैरियर इन रिसर्च। और इसलिए मैंने काफ़ी अच्छे से मास्टर्स भी किया था, शोध में काफ़ी काम भी किया था। बट फिर मास्टर्स के टाइम पे एक ऐसा पॉइंट आया जिसमें आपको थोड़ा एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस टाइप की होती है। आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हो कि आप एग्जैक्टली लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हो। जी सर। तो मैंने रियलाइज किया कि मुझे रिसर्च पसंद थी, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मैं पूरी हाँ जी सर। जिंदगी रिसर्च में ही अपना कैरियर बनाऊं। क्योंकि वो बहुत डोमेन स्पेसिफिक था। मैं चाहता था मैं किसी ऐसे फील्ड में जाऊं जिसका जहाँ पे मैं लोगों बिल्कुल सर। को डायरेक्टली हेल्प कर सकूं, इम्पैक्ट विजिबल हो, जो बहुत यंग स्टेज में मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जी। जाए और जिसमें अपॉर्चुनिटीज काफी डाइवर्स हो। तो नेचुरली मैं सिविल सर्विसेज की तरफ इंक्लाइन हो गया। तो ये डिसीजन तो मैंने मास्टर्स में जाके लिया है। फिर मैंने मास्टर्स खत्म किया, फिर उसके बाद मैंने जी। एमफिल में एडमिशन लिया। तो मैंने एमफिल और यूपीएससी की प्रिपरेशन साथ बिल्कुल। साथ की। मेरा एमफिल फरवरी में सबमिट हुआ और मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू मार्च में था और अप्रैल में रिजल्ट आ गया था। तो बहुत लेट डिसीजन लिया था, ऐसा कोई बचपन का सपना नहीं। मुझे पता भी नहीं था कि सिविल सर्विसेज होती क्या है कॉलेज आने तक। अच्छा अच्छा। हाँ सर, आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता है। जी जी जी। जी। बिल्कुल। सर, आपने कितनी सादगी से बता दिया अपने एजुकेशन के बारे में, अपने उस सफर के बारे में। लेकिन हमारे साथी जानना चाहते हैं कि इस सफर के बीच में, वैसे तो आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आपके वीडियोस अवेलेबल हैं और लोगों ने आपको सुना है, लोगों ने आपको जाना है, निस्संदेह। लेकिन फिर भी हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि सर, एजुकेशन के टाइम स्टूडेंट लाइफ में ऐसा क्यों, ऐसी कोई घटना का जिक्र करें जिस घटना ने आज भी आपके लिए मोटिवेशन का काम किया। हर किसी की लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें वो
चाहकर भी भूल नहीं पाते। तो वो ऐसी कौन सी घटना है जो आप जिक्र करना चाहेंगे जिससे हमारे दर्शक भी उत्साहित होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें? सर कोई ऐसी घटना का जिक्र करें। ऐसे जी काफी सर। सारे छोटी छोटी घटनाएं रही हैं। अ, मैं बताता हूँ, जैसे जब मैं जी। कॉलेज में था ग्रेजुएशन वाले टाइम में, तो ग्रेजुएशन वाले टाइम में जब मुझे याद है एक बार मैं घर वापस आ रहा था, मैंने आपको बताया हम बरेली आ गए थे कस्बा है हाँ सिरौली। हाँ। तो मैंने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी और मैं मुरादाबाद स्टेशन पे उतरा। जी। स्टेशन पे मैं उतरा था, मेरी ट्रेन सुबह करीब 3 बजे के आसपास वहाँ हम्म, पहुंची थी, और जो पहली गाड़ी है जो मेरे घर के लिए जाती है मुरादाबाद से सिरौली, वो जो कस्बा है, जी। वो प्रेस की गाड़ी जाती है, तो वो करीब 5 बजे के आसपास वहां से निकलती है। 2 घंटे का टाइम था, मैं स्टेशन के बाहर वहीं पे अपना सामान रख के बैठा हुआ था नीचे, ऐसे ही। तो उस टाइम पे मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि वहां पे रात के टाइम पे आपको पता है 3 बजे जब रात का टाइम होता है, स्टेशन के बाहर काफी काफी तरीके के जी। लोग होते हैं, भीड़ भाड़ होती है। तो वहां पे कुछ 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 गलत तत्व के लोग भी थे जो शराब बिल्कुल। वगैरह बेच रहे थे, स्टेशन के बाहर का ही माहौल है। उस टाइम पे वहाँ के जो एसपी थे, वहाँ की गाड़ी आई थी, और मैं वहीं बैठा हुआ था बाहर। और वो जैसे ही गाड़ी आई तो मैंने देखा कि वो सब लोग वहां से एकदम तेजी से उठ के भागने लगे, जैसे पहले ही उन्हें पता चल गया 5 मिनट के एसपी आने वाले हैं। और 5 मिनट के अंदर अंदर वो पूरा प्लेटफॉर्म खाली हो गया था, वहां एक अराजक तत्व नहीं था। सब लोग आराम से बैठे हुए थे शांति से, जैसे तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने जब वो गाड़ी आई वहां पे फाइनली, तो एसपी की जो डिस्ट्रिक्ट एसपी थे, तो मैंने वहां पे जाके पूछा विवाद में कि मतलब क्या है, यहाँ पे कोई दिक्कत है, परेशानी है? तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये द फैक्ट कि एसपी आने वाला है इन इटसेल्फ इतना बड़ा एक डेटरेंस होता है कि लोग अपने आप ही गलत काम करना छोड़ देते हैं, तो वो भाग जाते हैं जी। सब वहां से। और वो फिर आएंगे भी नहीं 1-2 दिन तक यहाँ पे, उनको पता है क्योंकि इस जगह से एसपी आ गया था। तो फिर उस चीज में मेरे को रियलाइज किया कि आपकी प्रेजेंस अलोन अगर आप इतना कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो उस एनवायरनमेंट पे, तो आप वहां पे जाके लोगों की कितनी मदद कर सकते हो। सिर्फ आपके बिल्कुल। आने से अगर इतनी चीजें ठीक हो गई, तो वो इंसान एक्चुअली अपने ऑफिस में बैठ के कितने लोगों की मदद करता होगा, और उसके पास कितने लोगों की मदद करने की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वो मुझे थोड़ा सिविल सर्विसेज को लेके फिर मैं उस टाइम पे काफी अट्रैक्ट हुआ था, तो मैंने सोचा था, बट फिर मैं थोड़ा रिसर्च में था, तो फिर मैं रिसर्च नहीं रहा अंटिल जी। वो क्राइसिस पॉइंट नहीं आया जब मैंने कहा कि नहीं, अब तो मुझे ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैं भी डायरेक्टली लोगों से इंटरेक्ट करके और ग्राउंड पे जाके उनकी मदद कर सकूं। बिल्कुल। सर आपने इस घटना का ज़िक्र किया, उस घटना में भी आपने प्रेरणा ढूँढी। मतलब जैसा कि मैं समझ पाया हूँ आपके बारे में हमारे दर्शक, जैसा कि हम देख पाए तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं न कहीं एक एटीट्यूड आपके अंदर रहा, एक नज़रिया आपके अंदर रहा है कि आप हर एक घटना से कुछ न कुछ सीखते हैं और उसे कैसे हम मेमोरेबल करें, ना केवल मेमोरेबल करें, बल्कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं, ना केवल अपने लिए, बल्कि अपने समाज के लिए। सर आज के दौर में हर कोई बहुत व्यस्त है, आप भी काफ़ी व्यस्त हैं अपनी लाइफ़ में। आप चाहते थे अच्छी खासी लाइफ सेटल थी आपकी, आप आईपीएस बन गए, लोगों का सपना होता है। फिर आपने समाज के लिए मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बारे में सोचा, या आपने कहीं न कहीं अपने ज्ञान को फैलाकर लोगों को सफल करने के बारे में सोचा। आपको लगा कि और लोग भी हमसे सफल हों। सर ये चीज़ आपके मन में कैसे आई? आप भी तो भाई इतने सारे अधिकारी शहर के अंदर देखिए हज़ारों लोग भारत में हैं। मुझे जी। मेरा ऐसा कोई एम मोटिवेशनल स्पीकर बनना नहीं है, बट मुझे ये है कि जिस तरीके के बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, हुँ, हुँ। मुझे मुझे लगता है कि काश मुझे ये सारी चीजें कोई उस टाइम पे बता देता, तो मे बी शायद क्योंकि मैं देखता हूँ जो एक सबसे बड़ा मिसमैच है ना हमारी कंट्री में, वो ये नहीं है कि आप आपके 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 घर में लोग कमाते कितना ज्यादा है या फिर किस तरीके का आपका हुँ, बैकग्राउंड है, जो रूरल और अर्बन का जो गैप है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा स्टार्टनिंग लगता है। और सबसे जी। बड़ा डिफरेंस ये है कि शहर में पढ़ने वाला एक बच्चा शुरू हुँ, से हुँ। अपने आप को एक्सपोज करके रखता है, वो 50 बिल्कुल। चीजें देखता है, अलग अलग तरीके की चीजें ट्राई करता है। और हमारे यहाँ गांव में नॉर्मली लोग बड़े हो जाते हैं 20-20 साल के, तब तक उनको बेसिक चीजें भी पता नहीं होती क्योंकि कोई अवेयर करने बिल्कुल। वाला नहीं होता। और अवेयर हाँ, कर भी अवेयरनेस देते हैं बहुत तो है। उनके मन में एक डर होता है, एक डर होता हुँ, है, हुँ। उनको लगता है नहीं नहीं ये चीजें तो बहुत बड़ी होती हैं, ये तो लोग बड़े लोग करते हैं, शहरों में रहते हैं, उनसे ही होती हैं, हम गाँव में रहने वाले, हम ये चीजों के बारे में क्या सोचेंगे। आप कभी गाँव में जाएंगे, तो अगर आप किसी घर में जाएंगे जहाँ पे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होंगे और आप उनके माँ बाप से बात करेंगे, तो उनका सपना ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक पहुंचता है कि इसकी सिपाही भर्ती हो जाए, कि इसकी आर्मी बिल्कुल। में भर्ती हो जाए, इससे आगे वो लोग सोचते ही नहीं कि ये बैंक में क्लर्क बन हुँ, जाए। आईएएस आईपीएस तो एक तरीके से उनके लिए सिर्फ एक मेयर यूफेमिज्म बन के रह जाता है, एक सपना नहीं होता जैसे।
तो मैं बस यही मेरा एक ही मुख्य उद्देश्य है कि अपने प्लेटफॉर्म पे मैं लोगों को बता सकूं, ऐसा नहीं है आज के टाइम पे, खास तौर पे जब टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है। अगर आप शिद्दत से तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कोई भी एग्जाम आपके रीच से बाहर नहीं। अपना आउटलुक पॉजिटिव बिल्कुल। रखिए, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते रहिए, अप्रिशिएट करिए आसपास की चीजों को, इंटेलिजेंट इंटरेस्ट रखिए आपके आसपास क्या हो रहा है, एक अच्छा इंसान बनिए और लगातार सीखते रहो हर दिन, एवरी सिंगल डे व्हेन यू आर गोइंग टू बेड आपके पास ये चीज होना चाहिए कि आज मैंने अपने सर्कस में कौन सा नया तीर ऐड किया, और इवेंचुअली वो एक ना दिन आपको जरूर सही करेगी। बिल्कुल, अच्छे इंसान बनिए, लगातार सीखते रहिए, जागते रहिए, कहीं न कहीं आप ये कहना चाहते हैं। एक आम व्यक्ति का सपना बिल्कुल सही सर, ग्रेजुएट करके एक अच्छी सी कोई जॉब ढूँढना होता है आम तौर पर। यदि 10 में से 7 जी लोगों से बात की जाए तो 10th तक 12th तक तो सपने बड़े होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो जो मोटिवेशनल स्टोरी में एक कहानी आती है कि हाथी का बच्चा बड़ी जंजीर को तोड़ लेता है। लेकिन ज्यों-ज्यों वो बड़ा होता जाता है, उसे पतले धागे से भी बाँधो या एक रस्सी से भी बाँधो, तो वो उसको नहीं तोड़ पाता। कहीं न कहीं सोच बन जाती है। तो कहीं न कहीं जी सर आप भी वही कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि पूरा खेल हमारी सोच का है, विचारधारा का है। हम कितने जी पॉजिटिव रहते हैं, हम कितने एक्टिव रहते हैं, सीखने के लिए हम कितने लालायित रहते हैं, ये सब चीज़ें निर्णय लेती हैं या ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। सर लगातार कमेंट सेक्शन में लोग जुड़ते जा रहे हैं और सवाल आ रहे हैं कि सर आपकी यूपीएससी तैयारी कैसी रही? सबसे जीवन का कठिन दौर कैसा था? अभिषेक कुर्मी जी हैं, श्रुतिका जी हैं, चिमोन निगम जी हैं, लंबी टीम हमारी और जो साथी हैं, व्यूअर्स हैं, वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। उन सभी की ओर से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सर। थैंक यू टाइम देने के लिए। सर मैं आज के इंटरव्यू को मैं ये नहीं चाहता था कि एकदम प्रोफेशनल तरीके से हो, कुछ इनफॉर्मल तरीके से भी हो। मतलब सीधी सी बात ये कि एक आम व्यक्ति कैसे आपकी और हमारी इस कॉन्वर्सेशन से प्रेरित होकर अपने जीवन में कुछ करके दिखाए। सरल भारत का आपको लाइफ लाने के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य वही है कि यदि हम समाज में एक और हिमांशु गुप्ता, एक और व्यक्ति को तैयार कर पाए, तो हमें लगता है कि आपकी और हमारी यह वार्ता सफल होगी। तो मैं ऑडियंस से ही एक सवाल लेता हूं सर आपका, कि अभी क्वेश्चन आया है कि यूपीएससी की तैयारी के समय आपका सबसे जीवन का यादगार दौर क्या था? वैसे मैं तो यहाँ पे ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि सर यूनिफॉर्म में जब आपने पहली बार अपने आप को देखा शीशे के अंदर, तो वो फीलिंग क्या थी आपकी सर? वो बताएं पहले, फिर आप बताएं। हमारे ऑडियंस का सवाल है जो कि कितना कठिन दौर रहा यूपीएससी की तैयारी में, सर प्लीज बताएं। बहुत अच्छी फीलिंग थी, द फर्स्ट टाइम व्हेन यू डॉन द खाकी, जब आप पहली बार खाकी पहनते हो और अपने आप को एग्जैक्टली। देखते हो, तो वो सारे जो वो फेज होते हैं जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब आपने मेहनत की थी, जब आप शिद्दत से लगे हुए थे इस दिन को रियलिटी बनाने में, वो सारे आपकी आंखों के सामने जो एक सेकंड में गुजरते हैं। तो काफी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। और जब प्रेपरेशन के टाइम की बात है, आपने पूछा कि प्रेपरेशन के टाइम पे वो कौन से ऐसे मोमेंट थे जिनको आप कभी भूल नहीं पाओगे। देखिए मेरे लिए प्रेपरेशन कभी सिविल सर्विसेज की प्रेपरेशन थी नहीं। मैंने एक तरीके से रिसर्च से सबैटिकल ये सोच के लिया था कि अब फाइनली मुझे टाइम मिला है जब मैं उन चीजों के बारे में भी जान और पढ़ सकता हूँ जिनके बारे में मैं हमेशा से जानना चाहता था, लेकिन मुझे कभी टाइम नहीं मिला। तो मेरे लिए तो एक तरीके से वो बहुत एक्साइटिंग फेज था। मैंने कहा ठीक है, आप बताओ कौन कौन सी बुक्स हैं, पढ़ के देखते हैं। मतलब बिकॉज मैं 5 साल से एक ही फील्ड में लगातार लगा हुआ था, और अब मुझे वो तो ना एक तलब होती है कि नहीं मुझे और भी चीजों के बारे में जानना है। तो मेरा तो सिंपल था, मैंने कहा ये एनसीईआरटी है तो ये पढ़ लेंगे, ये है तो ये पढ़ लेंगे। लिमिटेड ही रखा, लेकिन उसको एक बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा स्टार्टिंग में। तो मुझे तो फर्स्ट फ्यू मंथ्स में बहुत मजा आया था। और मुझे याद है अपना, मैं सुबह के टाइम उठता था और 7 से 10 का टाइम होता है क्योंकि 10 बजे मुझे जाना होता था यूनिवर्सिटी अपने एमफिल को कंटिन्यू करने के लिए। तो बढ़िया अपना सुबह को उठा और 2-3 घंटे जो मन किया वो उठा के पढ़ लेता था। फिर अपना रिसर्च के लिए जाता था, शाम को आता था, फिर शाम को टाइम मिल जाता था 2-3 घंटे का, सैटरडे संडे पूरे फ्री होते थे। तो मैंने कभी सिविल सर्विसेज को सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की तरह नहीं लिया। मुझे लगता है किसी भी एग्जाम को तैयार करने के 2 पहलू होते हैं। पहले आप उस एग्जाम को प्रिपेयर करते हो, फिर आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो उस एग्जाम के लिए। लोग एग्जाम को जी प्रिपेयर करने में लगे रहते हैं, लोग अपने आप को कभी प्रिपेयर नहीं करते एग्जाम के लिए। लोग राइट। मेरे से पूछते हैं कि सिविल सर्विसेज निकालने का क्या तरीका है। देखो मैं आपको बोल दूंगा कि आपको ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है। प्रॉब्लम ये है कि हमने से ज्यादा लोगों की 12-14 घंटे पढ़ने की आदत नहीं होती और हमने वो कभी किया भी नहीं। तो पहली चीज ये है कि अगर आप अभी फॉर्मेशन फेज में हो तो पहले अपने आप को वो आदत डलवाओ कि आप 12 घंटे एक जगह इंटरेस्ट के साथ कोई चीज पढ़ सकते हो। अगर आपको एक बार वो आदत डल गई तो आप कोई भी एग्जाम निकाल लोगे, यूपीएससी क्या कुछ भी निकाल लोगे। क्योंकि एग्जाम तो जस्ट आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं ना, उसको नहीं फर्क पड़ रहा बिल्कुल है कि वो नॉलेज कहाँ से आई। एक बार आपने वो नॉलेज लेने की प्रोसेस को इंटरनलाइज कर लिया,
कैसा मुझे इंटरेस्ट जगा लिया अपना चीज़ों के अंदर। आप बैठ गए, आपको एक चीज़ मिली कि हाँ, मन लगा के पढ़ लिया, दूसरी मिली तो उसको भी पढ़ लिया। 10 घंटे पढ़ लिया, जी 12 घंटे पढ़ लिया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जी आप जानते हो अपने टाइम को प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है। ऐसा नहीं कि एक मोबाइल फ़ोन है तो आप 8-8 घंटे में उसी में लगे हुए हो, फिर आपको रियलाइज़ होता है आपके पास टाइम नहीं बचता। आपका थोड़ा-सा सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन, बिल्कुल इंटरेस्ट ये चीज़ मेंटेन अगर हो गई, तो फिर जी यूपीएससी क्या कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो। फिर एग्ज़ाम तो बस एक फ़ॉर्मेलिटी रह जाती सर कितनी आसानी से आपने कह दिया कि यूपीएससी के आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। हालांकि ये कहना जितना सरल है उतना करना कठिन, उतना करना सरल नहीं है। लेकिन यदि संघर्ष हो और यदि कहते हैं कि यदि हौसले बुलंद हो तो आंधियों में भी चिराग जल जाते हैं, और ऐसे ही चिराग जलाने का काम आपने किया है। सबसे अच्छी बात ये होती, मैंने जहां तक महसूस किया है कि जब एक व्यक्ति कामयाब होता है तब वो सिर्फ एक अकेला कामयाब नहीं होता, उसके दोस्त यारों को प्रेरणा मिलती है, उसके क्लासमेट्स को, उसके जुड़े लोगों को। यानी एक व्यक्ति के अच्छे करने से मुझे लगता है कि कम से कम 1000 लोग तो प्रभावित होते हैं। और यदि आपके तरह यदि कोई सक्रिय व्यक्ति हो, मतलब सक्सेस होने के बाद भी आप रुके नहीं, आप लगातार कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। आपकी बहुत सारी लंबी लिस्ट है क्रिएटिविटी की, आप कभी यहाँ एक्टिव रहते हैं, कभी वहां। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जिंदा दिली का नाम है। तो मैं तो ये कहूंगा अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा यदि ऐसे ही हम जिए तो फिर कहते हैं कि बहाव के साथ तो हर कोई बहता है, मुर्दा भी बह लेता है, लेकिन जो लहरों के विपरीत दिशा में बहे वही इंसान है। तो वही इन्हीं परिभाषाओं को या इन्हीं अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों को अम्लीय जामा लगातार आप पहना रहे हैं। और निसंदेह यहाँ भी व्यूवर्स की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। लाइव क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं, सारे सवालों का लेना, तो सारे सवालों को लेना तो संभव नहीं होगा। फिर भी मैं यहाँ पर एक सवाल लेना चाहूंगा। ऐसा कौन सा दौर था, देखिए सर हर व्यक्ति चाहे वो कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, एक वक्त है। ऐसा आता है जब उसे लगता है यार रहने दो यार, इट्स ओके, व्हाई आई एम आई डूइंग दिस, इट्स ओके, आई शुड लीव दैट, मुझे वो छोड़ देना चाहिए। ऐसा पल आपकी लाइफ में भी आया होगा जब आपको लगा होगा शायद कभी 1% कि अब मुझसे नहीं होगा, ऐसा करते हैं कुछ और करते हैं। तब उस वक्त हिमांशु गुप्ता ने अपने आप को कैसे समझाया? वो एक साधारण सा व्यक्ति आज आईपीएस हिमांशु गुप्ता कैसे बना? तो उस जो लम्हा है जब आपको लगा कि अब नहीं होगा, वो क्या लम्हा था सर? और फिर आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया? शायद ये जवाब ऐसा होगा जो भीतर से हमारे रगों में जोश भर देगा, और निसंदेह ये जोश हमारा लंबे समय तक बरकरार भी रहेगा। जी सर बताएं। मैं कहूँगा कि वो मोमेंट था जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो मैंने आपको बताया कि मास्टर्स के बाद में मुझे अब मेरा ड्रीम एक तरीके से मेरे सामने खड़ा था। मुझे एक बहुत अच्छी रिसर्च पोजीशन ऑफर हुई थी, जो मेरे लिटरली जिसके लिए मैंने इतने साल मेहनत की थी। लेटर मेरे हाथ में था, बस मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया। डेडलाइन जी निकल गई बिकॉज मैं श्योर नहीं था, मैं यहीं रहना चाहता था अपने पेरेंट्स के साथ, और यस। मैं रिसर्च में नहीं जाना चाहता था। तो वो बहुत क्राइसिस वाला टाइम होता है, जिस चीज के लिए आपने इतने साल मेहनत की आप वही एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और मुझे ये भी नहीं पता था बिल्कुल। एग्जैक्टली करना क्या है। तो फिर मैंने 3-4 महीने का टाइम लिया काफी आइसोलेशन में, और फिर कन्विक्शन के साथ ये डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज जाना जी है। अब एक तरफ जी। आपने वो सब कुछ गिव अप कर दिया जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, और एन एग्जाम जिसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। बट मैंने कहा कोई बात नहीं। पहले अटेम्प्ट के बिल्कुल। लिए काफी मेहनत से मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया, तो मैं प्री देके आया जेआरडी यूपीएससी का, और मुझे अच्छे खासे चांसेस लग रहे थे मेरा प्री निकल जाएगा। मैं अच्छा मेंस अच्छा। की तैयारी जी कर जी। रहा था। 1-1.5 महीने के बाद में रिजल्ट आया और मेरा प्री के लिस्ट में नाम नहीं था। जी उस दिन मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा था। एकदम से मैंने अपने आप को क्वेश्चन कर दिया कि जस्ट डिड आई जस्ट गिव अप एवरीथिंग व्हिच आई ड्रीम्ड ऑफ फॉर नथिंग। मैं या इतना या अच्छा कैरियर राइट। छोड़ के यहाँ पे आया था और मेरा प्री भी नहीं निकला। आप अपने आप से क्वेश्चन करने लगते हो। उस यस टाइम पे सर। मुझे लगा कि क्या करूं, थोड़े फाइनेंशियल वो भी थे घर, थोड़ा बैकअप चाहिए था फाइनेंशियल मेरे को सस्टेन करने बिल्कुल के लिए, घर वालों पे बिल्कुल। बहुत प्रेशर पड़ रहा था। तो उस टाइम पे फिर मैंने पहले 2-4 दिन तो बहुत बुरा लगा, फिर मैं आराम से बैठा, मैंने अपने आप को बोला चलो कोई बात नहीं। प्रिंसिपल रीजन क्या है जिनकी वजह से मुझे डिस्ट्रेस है, वो ये है कि फाइनेंशियली मेरे को अपने आप को थोड़ा बैक करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं किया तो ये चीज मुझे बार बार सताएगी। राइट सर। और मुझे कुछ चीजें मैंने आइडेंटिफाई की जो मेरी प्रिपरेशन में लैक थी। मैंने कहा इस बार मैं उनको इम्प्लीमेंट करूंगा। यस सर। छोटी-छोटी चीज़ मैंने आराम से बैठ के क्रिटिकली एनालाइज़ किया। जी अपने आप को बिल्कुल। क्रिटिसाइज़ नहीं किया, जस्ट 2-3 दिन लिए और सोचा। तो बिल्कुल। फिर मेरे पास में मास्टर्स से कुछ स्कॉलरशिप्स थी, नेट जेआरएफ वगैरह, उनका यूज़ करके मैंने एमसीए में एडमिशन ले लिया। तो जो स्टाइपेंड मिलता है नेट जेआरएफ का, वो काफ़ी था स्पेंड करने के लिए मुझे बिल्कुल अपने आप को। तो वो वाली फाइनेंस वाली प्रॉब्लम तो चली गई। अब बाकी एक बिल्कुल सर। प्रॉब्लम बची कि आराम से एक जगह बैठ के वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी थी जो मुझे लगा मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाया। तो फिर जी मैं ग्वालियर गया, मैंने वहाँ पे
शांति से एक बढ़िया सा अपना सिंगल रूम लिया और हम्म। यही फिर आपको मालूम है मॉर्निंग वाला शेड्यूल और इवनिंग वाला शेड्यूल और जी जो जो बिल्कुल, चीज़ें शेड्यूल मुझे मैटर लगी मेरे करता पास में कमी रह गई थी मैंने की और फिर है। जी जी जी। सर बिल्कुल, अभी व्यूअर्स लगातार जुड़ते जा रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। सर हम जानना चाहते हैं, जब आप आईपीएस बने तो पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ हुई, और पोस्टिंग के दौरान आप किस पोस्ट पर आपकी मैं आपने आपको ज्वाइन। एक सेकंड रोकूंगा अभी मैं मेरी अभी पोस्टिंग हुई नहीं है मैं अभी हाँ, प्रशिक्षण में ही हूँ जी, जी, तो सरदार वल्लभ आपने भाई पहली पटेल चुनौती के बारे में बताइए अभी आप। जी, जी, पोस्टिंग। जी सर, तो अभी आप जब आपने कंप्लीट किया है, तो अभी आपकी पहली चुनौती या पहला ड्रीम या पहला काम आप क्या करने वाले हैं? सर हम वो जानना चाहते हैं आपके बारे में। जी, देखिए जब मेरी पहली पोस्टिंग होगी क्योंकि अभी मेरी ट्रेनिंग शॉर्ट कंप्लीट टर्म हुई प्लान। नहीं है जी, जी। तो जब उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट पे जाऊंगा तो पहला तो ये होगा कि जो डिस्कनेक्ट है ना लोगों के बीच में पुलिस को हुँ, लोग हुँ। काफी एलियन नजरिए से देखते हैं थोड़ा डर होता बिल्कुल, है उनके बिल्कुल, मन में पुलिस का और पुलिस समाज के के बीच पास में जाने काफ़ी से गैप बना घबराते हैं होता है। तो ये जो जी, बिल्कुल। डिस्ट्रस्ट है इसको मैं कम हुँ, करने की हुँ, कोशिश करूंगा कि एक आम आदमी भी एक 8 साल का बच्चा भी जो रोड पे जा रहा है वो जब कुछ हुँ। गलत होते हुए देखे तो पहली चीज उसके मन में है कि मेरे को पुलिस वाले को जाके इन्फॉर्म करना है जो जी, फिलहाल जी, कई जगहों बिल्कुल। पे नहीं है काफी डर है काफी नेगेटिव इमेज है पुलिस की तो हुँ, अगर मैं हुँ। ये इमेज इम्प्रूव कर सकूं तो जो यूथ है हमारा उस यूथ को पुलिस के साथ कनेक्ट किया जाए ताकि पुलिस उनसे सीख सके हुँ, और हुँ। वो भी पुलिस वालों के एक्सपीरियंस से जी, और जी, जी। उनके इनिशिएटिव से कुछ मदद ले सके बिल्कुल सर। सर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा गैप है, आज भी व्यक्ति जब थाने में कदम रखता है, तो एक सिपाही जी से बात करने में डरता है, इंस्पेक्टर से बात करने में डरता है। तो आप किस तरह के अधिकारी बनने वाले हैं? हालाँकि हालाँकि आपने उसका ज़िक्र कर दिया है, लेकिन आप बताइए, जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे, तो आपको भी मतलब कहीं न कहीं पुलिस के प्रति डर था या सम्मान था, क्या था? जैसे हम आर्मी को देखते हैं तो सैल्यूट करने का मन करता है, पर जब किसी अधिकारी को देखते हैं, पुलिस अधिकारी को, तो मन तो करता है कि हम भी यूनिफ़ॉर्म पहने, लेकिन अभी भी थाने में जाने पर पहली सीढ़ी चढ़ने में एक डर है कहीं न कहीं। तो थोड़ा-सा उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आप किस तरह के, हम आपको एसपी या किस तरह का अधिकारी आने वाले समय में देखने वाले हैं? वो हम जानना चाहते हैं। देखिए, मैंने आपको अभी बताया, मैं एक्सेसिबिलिटी पे तो काफ़ी काम करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ना सिर्फ समाज के हम हमारे हमारे और आपके जैसे लोग जो समाज के बारे में हुँ, जानते हुँ। हैं, बल्कि गाँव देहात में रहने वाला एक सिंपल सा इंसान भी और उसके घर में रहने वाली उसकी बेटी और उसकी माँ, उनको भी हुँ, हुँ, ये लगे कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हम देखते हैं महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार होता है, वो खुल के हुँ। कभी नहीं बोल पाते। उनको पुलिस के राइट, पास राइट। आने से डर लगता है। तो हुँ, कोई हुँ। ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए किसी तरीके से पुलिस का ही आउटरीच बढ़ाया जाए लोगों तक पुलिस उनके पास जाए उनसे बात करे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जी। करे तो हुँ, हुँ। पुलिस सिर्फ एक स्टेट का फोर्स ना रह के रादर देन एक सोशल फोर्स भी बन जाए लोगों के हुँ, हुँ। कहते हैं ना सबका साथी तो जी। कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश तो बेसिकली पब्लिक आउटरीच मैक्सिमाइज करने की हाँ, कोशिश हाँ। की जाएगी जनता और मतलब प्रशासन के बीच में जो दूरी है हाँ, उसको हाँ। भरा जाए जी, जी, जी। सर मैं भी अपराध शास्त्र का स्टूडेंट रहा हूँ। जब मेरी ग्रेजुएशन अपराध शास्त्र से हुई, तो मैंने देखा कि जब राइटर्स को जब मैंने पढ़ा, तो कहीं न कहीं राइटर्स ये कहना चाहते हैं कि जो जितने भी नियम हैं, चाहे वो पुलिस के नियम हो या सरकारी जो भी नियम हैं, वो जनता की भलाई के लिए हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ कारण ऐसे होते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुँच पाता या पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता। तो ऐसे दौर आते हैं कि जब जनता हावी हो जाती है और एक छवि बन जाती है, गलत धारणा बन जाती है एक अधिकारी के प्रति कि नहीं, वो एसपी ऐसा है या आईजी सर ऐसे हैं, या जनता की नहीं सुनते या बिना सोच के नहीं सुनते। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातचीत से, तो आप उसी गैप को भरना चाहते हैं। मतलब एक आम व्यक्ति की समस्या भी है, तो वो निसंकोच थाने में जाए, एसपी को कॉल करे और अपने अधिकारों को जाने। हाँ, वो गलत उसका दुरुपयोग ना करे, मिसयूज ना करे, बट निश्चित ही वो इस गैप को भरे और उस पर आप ब्रिज का काम करना चाहते हैं। और सर हम आशा करते हैं, और हमारी पूरी टीम, कि जब आपकी पहली पोस्टिंग हो, या एसपी या एडिशनल एसपी, जो भी आपकी पोस्टिंग हो सर, जो आपको थाना या आई मीन जिला मिले, तो निश्चित ही आप उस जिले में कुछ क्रिएटिव करें। और सर जैसे कि अभी हमने आपके बारे में जब पढ़ा और जाना कि 70 किलोमीटर का सफर आपने तय किया है एक दिन में, सर थोड़ा सा शॉर्ट में मैं सुनना चाहूंगा उसके बारे में। लगातार क्वेश्चंस तो ऑडियंस के बहुत सारे आ रहे हैं। तो एक्चुअली 70 वही किलोमीटर है का वो कि मैंने सफर। आपको बताया जी, जी। तो जी। हम लोग पहले उत्तराखंड में रहते थे और जब मैं 8वीं क्लास में था तब हम लोग यूपी आ गए अपनी मम्मी की तरफ। हम्म, तो जिस कस्बे में हम अभी रहते हैं सिरौली, वहाँ पे कोई ठीक सा स्कूल नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक स्कूल है हम्म, जो सरकारी कृषि कृषि विद्यालय। तो हम्म, पेरेंट्स ये चाहते थे कि मुझे एजुकेशन किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिले। उनका जी, हमेशा जी, से ये मन था कि मैं किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल जी। में पढ़ूँ और जो नियरेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल था वो मेरे कस्बे से 35 किलोमीटर दूर एक राइट। तहसील है आंवला करके, वहाँ पर था। हम्म, तो शुरू में पेरेंट्स ने कोशिश की बाकी के लोगों को कन्विंस करने की कि साथ में चले जाएँ, बट पहले ईयर में कोई कन्विंस नहीं हुआ तो मैं अकेले जाता था। वहाँ बिल्कुल, से बिल्कुल। जाता था वहाँ पर ट्रैवल हम्म, करके और बट फिर सेकंड 2 साल के बाद में जब लोगों ने देखा कि उनका बच्चा लगातार जा रहा है, तो
कई और लोगों ने भी इंटरेस्ट दिखाया, तो 2 साल के बाद में जी। फिर वहाँ पे एक छोटी सी मिनी वैन होती है जो ओमनी, वही लग गई थी, तो उसमें साथ में और भी 7-8 अच्छा। लोग जाने लगे, तो वो हम्म। 70 किलोमीटर जी। वाला सफर 4-5 साल तक कंटिन्यू रहा। हम्म। सर अभी भी एक क्वेश्चन आया है ऑडियंस की तरफ से कि सर तैयारी के समय धैर्य बनाकर कैसे रखते हैं? हालांकि आपने बहुत अच्छे से जिक्र किया है अपने बारे में, लेकिन सर फिर भी चूंकि अब व्यूवर्स का कमेंट है, दर्शकों हमारे व्यूवर्स की गुजारिश है, तो मैं आपसे इंसिस्ट करूंगा कि आप प्लीज इसका रिप्लाई दें कि धैर्य कैसे मेंटेन करते हैं, हाउ टू मेंटेन पेशेंस ड्यूरिंग द प्रेपरेशन। यस देखो, सर। हर किसी का जो पेशेंस होता है उसके टूटने के अलग-अलग रीज़न होते हैं। मेरा पेशेंस जो है कई अलग चीज़ों की वज़ह से टूटता होगा आपका। तो मेन चीज़ ये है कि आप पहले अपने आप से बात करना सीखें। आप पूछिए कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। जी एक जी। पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और उसमें 5 चीज़ें लिख दीजिए जो आपको लगता है आपकी लाइफ़ में इस वक़्त सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। और और जो अपनी लाइफ में है ना, एक एक होता है पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड हम्म। मतलब आप चीज़ों को लेके आभारी हैं, तो ये ग्रैटिट्यूड वाली एक्सरसाइज किया करिए, थोड़ा चीज़ों को लेके पॉजिटिव रहा करिए, कुछ अच्छी हम्म। आदतें डालिए। एक हर किसी की एक हॉबी होती है। अगर अच्छे से आपकी कोई बढ़िया से आप अपनी हॉबी बना लें, जो आपको हॉबी का मतलब होता है आपके स्ट्रेस को कम करना, अपना एक रूटीन बनाएँ। डिसिप्लिन जो होता है जी। ना, डिसिप्लिन का मतलब है एक सेट पैटर्न, एक रूटीन। अगर आपको उठना है सुबह 5 बजे तो आपको उठना है। हम्म। अगर आपने ज़िंदगी में बिल्कुल। एक रूटीन में ले आई तो बाकी चीज़ें ऑटोमैटिकली रूटीन में आती जाती हैं। एक चीज़ हम्म। डिस्टेबलाइज़ होती है तो धीरे-धीरे सारे ब्लॉक्स गिरते जाते हैं। हम्म। और थोड़ा मेंटल बिल्कुल। पीस के लिए योगा करें, मेडिटेशन करें, सोशल मीडिया से जितना हो सके प्रिपरेशन के टाइम पे दूरी बनाए रखें। क्योंकि वो हम्म। आपको एक फोमो वाला इफ़ेक्ट दिलाती है कि बाकी लोगों की ज़िंदगी काफ़ी खुश चल रही है और हमारी हम्म। ज़िंदगी में हमें कुछ भी नहीं है। हम्म। इस तरीके का इम्पैक्ट सोशल मीडिया का होता है, स्पेशली प्रिपरेशन के टाइम। तो जी। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों, नेगेटिविटी को दूर रखना है, पॉजिटिविटी को बनाए रखना है, खुद में कॉन्फिडेंस रखना है, विश्वास रखना है। वो 100% होना चाहिए। अगर आपने खुद में विश्वास खो दिया, हम्म। तो लोग आप पे कैसे हम्म। विश्वास करेंगे? कहते हैं ना, इन द बिल्कुल एंड सही आपको कहा। उस इंसान का जजमेंट पास करना है जो शीशे में खड़ा हुआ है। बाकी किसी का जजमेंट एक टाइम के बाद मायने हम्म। जी, जी, जी। सर मैं यहाँ 2 पंक्तियाँ बोलना चाहूँगा आपके बारे में। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो पाई मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो सारा आसमान पाना बाकी है। जी हाँ सर, नहीं। ऐसा ही कुछ आपके बारे में है। आपने कहा कि अभी मेरी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं, पोस्टिंग बाकी है, काम बाकी है और हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का काम होने जा रहा है। सर अभी एक क्वेश्चन आया है, थोड़ा-सा नेगेटिव हो सकता है वो, हालाँकि नेगेटिव है या पॉज़िटिव है, ये जज आप करें कि एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी अ, अधिकारी बनने के बाद भी अच्छी रैंक के लिए दोबारा ट्राई करता है या एक से अधिक जॉब के लिए ट्राई करता है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर एक बड़ा अजीब-सा क्वेश्चन है कि वो दूसरे की जॉब को कैप्चर कर लेता है या जॉब को खा लेता है। इसे आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, सर। जैसे मैं अभी यहाँ पर ट्रेनिंग में हूँ, राइट? तो हर आपको हुँ, पता है हमारा संविधान हर व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि उसको अपना प्रोफ़ेशन चूज़ करने का पूरा हक जी। है। यदि आप एक बार डॉक्टर बन गए, तो आपको ये भी हक है कि कल आप अपनी डॉक्टरी छोड़ के इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। अगर आपको डॉक्टरी नहीं पसंद, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आपका संवैधानिक अधिकार है। हुँ, सेम हुँ, यहाँ पे जाता है, जब एक इंसान किसी एक सर्विस में जाता है और उस हुँ, सर्विस हुँ, की ट्रेनिंग भी कर रहा है, तो वो ट्रेनिंग आप बताइए कि एजुकेशन का मेन रोल क्या है? वो है आपको एक लर्न्ड इंसान बनाना, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रोवाइज़ करना और आपको आपकी एनर्जी को ऐसी डायरेक्शन में चैनलाइज़ करना जहाँ आप मैक्सिमम उसका यूटिलाइज़ेशन कर पाएँ। हुँ, हुँ, जैसे मैं आज आईपीएस हूँ और मैंने आईपीएस की ट्रेनिंग कंप्लीट की है और फॉर एग्जांपल अगर मैं छोड़ के आईपीएस और आईएएस ज्वाइन कर लूँ, तो वो जो हुँ, हुँ, ट्रेनिंग मेरे ऊपर की गई है वो खराब नहीं जाएगी। वो सारी नॉलेज, वो सारा एक्सपीरियंस, वो सारी जी। पर्सनैलिटी मैं कैरी करूँगा दूसरी सर्विस में हुँ, हुँ, और वो मेरे को हुँ, ज़िंदगी हुँ, भर काम आएगी और उस हुँ, नॉलेज को यूज़ करके मैं कितने लोगों की मदद कर सकता हूँ, कितने लोगों का भला कर सकता हूँ। हुँ, हुँ, तो इसको वेस्ट ऑफ मनी नहीं कहते, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर हुआ है और इस हुँ, हुँ, इन्वेस्टमेंट फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि जो इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर हुआ है, आप इसका बेस्ट यूटिलाइज़ेशन करें, चाहे आप लाइफ की किसी भी फील्ड में जाएँ। यही तो हुँ, एजुकेशन का हुँ, पर्पस है ना, आपको एजुकेट किया जा रहा है अच्छे काम करने के लिए। हुँ, हुँ। जी। सर वैसे तो यह प्रश्न पूछना वाजिब है, लेकिन मतलब वाजिब नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि प्रिपरेशन के दौरान जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो व्यक्ति विपरीत लिंग की ओर आकर्षित भी होता है, मतलब दोस्त बनाता है, वो फ्रेंड बनाता है, गर्ल या बॉय। तो उसमें बहुत सारा अभी आपने बताया कि सोशल मीडिया की तरफ एडिक्शन नहीं होना चाहिए। तो यदि हम किसी अदर जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट भी होता है या वो हमें इंस्पिरेशन का काम करते हैं। मूवीज़ में तो दिखाया जाता है कि वो इंस्पिरेशन का काम करते हैं। तो इस चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? एक स्टूडेंट लाइफ में ये कैसे होना चाहिए?
बिल्कुल। देखिए, ये जो यूथ होता है ना, जो टीनेज होती है हमारी, जी। ये एक बहुत ही एक्साइटमेंट वाला टाइम होता है। आपके मन में हज़ार तरीके के इमोशंस होते हैं, एक्साइटमेंट होता है, एस्पिरेशंस होते हैं। हज़ार तरीके जी, के जी। लोगों से आप मिलते हो, तो इस टाइम पे हम इमोशनली इतने मैच्योर भी नहीं होते। तो हाँ, इस हाँ। टाइम पे आपको खुद को समझाना बहुत मुश्किल है। अगर हुँ, आप हुँ। अपने आप से ज़्यादा आर्ग्यू करने लगे कि नहीं, 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 ये गलत है, ये सही है, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस टाइम पे जो हुँ, एक तरीका है ना, इससे निकलने का, वो ये हुँ, है हुँ। डेडिकेशन और डिसिप्लिन। शेयर डिसिप्लिन का मतलब है कि आप एक चीज़ जो, देखो, हर किसी को पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसी वक़्त यस, अगर आप एक गूगल सर्च करोगे तो आपको 50 ऐसी बातें मिल जाएँगी जो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देंगी। लेकिन कितने लोग बिल्कुल। हैं जो उसे फॉलो कर पाते हैं? फॉलो हुँ, नहीं हुँ। कर पाते क्योंकि हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें क्वेश्चन करते रहते हैं और वो फिर कहीं स्लिप हो जाती है। हमारे दिमाग को स्ट्रेस होता है कि ये कैसी बातें हैं यार, इतनी अच्छी लाइफ चल रही है, इतने अच्छे दोस्त हैं, हुँ, हुँ। इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, इतना अच्छा टाइम जा रहा है, मुझे नहीं सोचना इन सारी चीज़ों के बारे में, ये हुँ, बेकार हुँ। है, पढ़ाई बहुत बोरिंग है। तो इस टाइम पे हुँ, हुँ। आपको सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन ही बचा सकता है। आप एक जी, बार बैठिए बिल्कुल। और अपने आप से पूछिए, पर्सपेक्टिव इमेजिनेशन करिए कि आपसे 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। एक पेपर हुँ, पे हुँ। आप यहाँ पे अपने आप को बनाइए, एक उस इंसान को बनाइए जो आप 10 साल बाद खुद को देखना चाहते हो। उस टाइम राइट। पे आप बहुत अच्छा सोचोगे अपने बारे में। हुँ, और हुँ, फिर हुँ, बीच हुँ, में 4 या 5 या 10 बातें लिखिए जो आपको लगता है आपको फॉलो करनी चाहिए, तब आप ये इंसान हुँ, बन हुँ। पाओगे। तो उसको अपने बिल्कुल। दीवार पे कहीं अच्छे से चिपका लो और डेली हुँ, हुँ। अ, हुँ, हुँ। सुबह उठने के बाद में एक बार वो 10 चीज़ें अपने आप को रिमाइंड करा दो कि ये चीज़ें अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं कभी वो इंसान नहीं बन पाऊँगा। और अपने आप जी, को जी। पॉज़िटिव लोगों से मतलब सराउंड करके रखिए। हुँ, 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 हुँ। अगर जी, जी। अच्छे लोग मतलब आपके तगड़ा साथ में होगा। रहेंगे, हुँ, पॉज़िटिविटी हुँ। बनी रहेगी। यस सर। जी, प्लीज़ कंटिन्यू। और अच्छे लोग आपके साथ रहेंगे, पॉज़िटिविटी बनी रहेगी। हुँ, हुँ। और मैंने आपको बताया, हॉबी में अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। हुँ, डिसिप्लिन हुँ। बनाइए, एक हुँ, पॉज़िटिव हुँ। रिइंफोर्समेंट लाइए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो खुद को रिवॉर्ड दीजिए। और अगर हुँ, आपको हुँ। लगता है कि आप ट्रैक पे फिसल गए हैं, तो टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए। अपने लिए टाइम निकालिए हुँ, और अपने आप से पूछिए कि क्या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो? और नहीं जा रहे तो कौन से चेंजेज़ हैं जो आपको लाने चाहिए? होता ये है कि हुँ, हम हुँ। बाहर बह जाते हैं और सालों निकल जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कहाँ से कहाँ गए। बिल्कुल। मतलब कहीं न कहीं आपने 3-4 बातों को में हम उसको सार निकाल सकते हैं कि आपने कितने अच्छे तरीके से एक टीचर के नाते से या एक मोटिवेशनल स्पीकर कहें या एक गाइड के माध्यम से, मेंटर के माध्यम से आपने बताया और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी के मन में होता है, बस ये पूछ नहीं पाता। तो ये उनको जवाब मिल गया होगा निस्संदेह और कहीं न कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि अनुशासन में ही शासन है। यदि हम अनुशासन यस, नहीं रखेंगे, तो चाहे वो आलस हो या फिर वो अदर जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होना हो या किसी प्रकार का एडिक्शन हो, है ना? वो कोई भी हो, आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। तो बस वही उद्देश्य है कि सरलता के साथ जितने सादगी से आप चीज़ों का आंसर दे रहे हैं, जितनी सादगी से हमारे चैनल का नाम भी सरल भारत ही है, तो हम वही चाहते हैं कि जीवन में सादगी के साथ हम आगे बढ़ते चलें और कामयाबी के जो मंच है या जो स्टेज है, जो सीढ़ियाँ हैं, उनको हम पार करते चलें। मुझे एक बात यहाँ पे याद आ गई कि चिड़िया उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो, चिड़िया उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो, आसमां पे हुजूर की नजर, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। यानी आपने वही बिल्कुल। कहा है कि हम इन सब चीजों में पढ़ेंगे तो हम फिर छत तक ही पहुंच पाएंगे, एक छोटी मोटी जॉब प्राप्त कर पाएंगे, 100% सेटिस्फेक्शन हमारी लाइफ में नहीं आ सकेगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। सर अगला सवाल क्यों चलते हैं, हमारे बीच में काफी स्टूडेंट जुड़े हैं हर तरह की जो तैयारी कर रहे हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि ऐसी कौन सी 3 बातें, हालांकि काफी चीजें आपने कवर कर दी हैं, फिर भी ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो स्टूडेंट की लाइफ में नहीं होनी चाहिए और ऐसी कौन सी 2 या 3 बातें हैं जो जरूर होनी चाहिए, इनके बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है, कोई भी सपना हो। तो 3 बातें तो नहीं देखिए, होनी चाहिए और 2 या 3 बातें जो होनी चाहिए। जी सर। एक एक स्टूडेंट के तौर पे जो आपका सबसे चीज़ें जो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए वो है ह्यूमिलिटी। आप सबसे पहले एक अच्छा और हम्बल इंसान बनिए, क्योंकि जो जी। इंसान हम्बल होता है ना, वो थोड़ा रिसेप्टिव हो जाता है। वो हम्म। दुनिया को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखने लगता है, लोगों में अच्छाई ढूँढता है और वो ज़िंदगी को लेके थोड़ा एक्साइटेड रहता है। आपने देखा होगा बिल्कुल। जब लोगों में वो जो लोग जो एक्स्ट्रा क्रिटिसाइज़ करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, वो फिर दुनिया को बहुत पेसिमिस्टिक नज़रिए से देखने लगते हैं और वो पेसिमिज़्म वो हम्म। अपने लिए भी लेके आते हैं। फिर वो अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ हम्म। करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, 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 हम्म। मैं ही बेकार इंसान हूँ, ऐसा-वैसा। तो हम्बल बनिए, ऑप्टिमिस्टिक बनिए और इंटरेस्ट लेते रहिए। मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे आपको सब कुछ आ गया। क्योंकि जिस दिन हम्म। आपको लगा कि आपने सब कुछ आ गया, उस दिन आपकी सीखने की जो चाह है, जो इच्छा शक्ति है, वो खत्म हो जाएगी और फिर आप वहीं रुक जाएँगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। जी। और
अपने अपने आसपास के जो लोग हैं जिन्होंने आप पे अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया है, आपके माता-पिता, हम्म, आपके दोस्त जो आप में विश्वास रखते हैं, उन उन हम्म, उन सभी को उन सभी के लिए हमेशा एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर बना के रखिए। क्योंकि जब भी दिक्कतें आएँगी, परेशानी आएँगी, तो यही लोग होंगे जो आपको अनकंडीशनली सपोर्ट करेंगे। हम्म, तो ये तो वो चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को ज़रूर होनी चाहिए। जो बिल्कुल नहीं सर। होनी चाहिए वो ये कि मैंने आपको बताया आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कि आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट एक लर्निंग फेज़ हम्म, होता है। तो अगर आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मटेरियल बन गए इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा दुनियादारी की चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हो। बहुत ज़्यादा एक हम्म, लिमिट से ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा गैजेट्स में इंटरेस्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा अ, हम्म, किसी भी चीज़ का एक्सेस इस वक़्त आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। योर प्राइमरी एम इज़ कि इस टाइम में मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ, उन्हें देख सकता हूँ, है ना? क्योंकि ये आपका जी, लर्निंग फेज़ है, ये आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगी। जो हम्म, एक्सपीरियंसेस आप अभी ले सकते हो, वो फिर हम्म, आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो जस्ट गो एंड सी दुनिया में इतना कुछ है करने के लिए, इतना कुछ है सीखने के लिए, जी, बस खाली मत बैठो। बिल्कुल सर, समझ गया। बहुत ही सादगी से आपने चीज़ों का जवाब दिया और निस्संदेह हम सभी या हमारे व्यूअर्स हैं इसको फ़ॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर अगली बात ये कि जैसे देखने आता है या पढ़ने में आता है कि सफल लोगों की जो हॉबीज़ होती है ना, वो जनरली हटके होती हैं। मतलब उनकी हॉबीज़ में भी कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन होती है या कुछ ना कुछ लेसन्स होते हैं। तो सर ऐसी आपकी क्या हॉबीज़ हैं? प्लीज़ हमें बताएँ, थोड़ा-सा इन्फॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है ये, परंतु ये बहुत ज़रूरी है जी, फॉर्मल लाइफ़ में सक्सेस होने के मुझे लिए। मुझे अ, फ़ोटोग्राफ़ी काफ़ी पसंद है, नेचर ओके। फ़ोटोग्राफ़ी ख़ास तौर पे। और हुँ। मुझे बोलना पसंद है, ये तो आप जानते हैं। स्पीकिंग काफ़ी जी। पसंद है, पब्लिक स्पीकिंग ख़ास तौर पे। मैं लिखता भी हूँ कभी-कभी कोरा पे कुछ आंसर्स वगैरह लिखता हूँ, कोरे का प्लेटफ़ॉर्म अगर आपको पता हो हुँ, कोरे हुँ। का। और हुँ, हुँ। जो बटरफ्लाइज़ हैं, मैंने जी, बटरफ्लाइज़ जी। पे काफ़ी काम किया हुआ है, तो वो पहले तो मेरा प्रोफ़ेशन था, अब मेरी हॉबी बन गई है। मैं कभी-कभी जाके उनको आई स्टडी देयर डाइवर्सिटी एंड जस्ट आई गो टू पार्क्स एंड ऑब्जर्व बटरफ्लाइज़, इट्स अ वियर्ड हॉबी आई हुँ, हैव। हुँ। बट हुँ, हुँ। थोड़ा नेचर से जी। कनेक्ट रहता हूँ, तो मुझे सादगी मिलती है, खुशी मिलती है। हुँ। सर मोस्टली आपने तो बहुत यही है सारी मुझे। अच्छी-अच्छी बातें बताई। जी, जी, जी। सर नेचर की बात सुनते ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सर मैं भी नेचर जी, लवर हूँ, एनवायरनमेंट पे काम करता हूँ काफ़ी टाइम से। तो सर आज देखने में आया है कि आज के टाइम पे जैसे कोविड की जब सेकंड लहर आई थी, तब हमने इम्पोर्टेंस समझी कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है। शहर का व्यक्ति अपने मकानों के अंदर या अपनी कंदराओं या गुफाओं के अंदर, घर के अंदर पैक रहा और गाँव का आदमी पेड़-पौधों के बीच में रहने वाला सीना तान कर चल रहा था और खुली हवा में खुली साँस ले रहा था। तो कहीं न कहीं पर्यावरण का जो महत्व है, वो लोगों ने कोविड की सेकंड लहर के बाद जाना। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक आईपीएस के नाते, एक अधिकारी के नाते आपकी क्या विचारधारा है या आप कैसे मोटिवेट करेंगे युवा पीढ़ी के लिए कि वो पर्यावरण के महत्व को समझे या क्यों नहीं समझ पा रही है? थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालें सर। देखिए क्यों नहीं समझ पा रही है तो पहले आता हूँ। दरअसल दिक्कत ये है कि आज के टाइम में एक व्यक्ति जो 21वीं सदी में पैदा हुआ है, वो उसके पास इतने सारे प्रेशर्स हैं, उस पे इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, इतनी सारी हुँ, हुँ। चीज़ें हैं करने के लिए कि आपको पता है सबसे पहले इंसान किन चीज़ों पे ध्यान देगा? वो देगा कि मुझे एक अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, मेरे घरवाले हुँ, अच्छे से रहने चाहिए, मेरी पढ़ाई अच्छे से हो जानी चाहिए और इन्हीं चीज़ों पे समाज प्रायोरिटी भी देता है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे दिमाग की हमारे हमारे दिमाग की एक आदत है कि जो शॉर्ट टर्म में चीज़ें होती हैं, वो उन्हीं पे फ़ोकस कर पाता है। बहुत लॉन्ग टर्म में सोचने की क्षमता हमारे हुँ, पास हुँ। इतनी ज़्यादा है नहीं। तो हमें लगता है जी। पर्यावरण हमें पता है पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, पर हमें लगता है कि वो हुँ, पर्यावरण हुँ। का नुकसान हमें कैसे इम्पैक्ट पहुँचाएगा, इसका हमें कोई इम्पैक्ट डायरेक्ट सर। एविडेंस नहीं है। हमें लगता है हुँ, कि हुँ। ठीक है, किसी ने एक पेड़ काट दिया, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन हमें ये नहीं हुँ, पता कि लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें हुँ, हुँ। एक्यूमुलेट होके हम पे कैसे इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। हुँ, क्योंकि हुँ। हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम इतनी सारी हैं। हमें कल को जी। उस दोस्त को वो पैसे वापस लौटाने हैं जो हमने उधार ले लिए हुँ, थे हुँ। और अभी तो हुँ, टूर्नामेंट भी हुँ। आने वाला है पबजी का, तो उसमें भी टाइम देना जी, पड़ेगा। बिल्कुल। स्कूल बिल्कुल, के वो बिल्कुल। भी रुके हुए हैं हुँ, असाइनमेंट हुँ, करने हुँ, को, हुँ। तो इतने लॉन्ग टर्म में लोग सोच नहीं पाते हैं। तो जी, जी। आई इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल, बट आपको ये याद रखना होगा कि एक-एक पेड़ और एक-एक जीव-जंतु जो आस-पास है, वो किसी रीज़न की वजह से वहाँ है। ये एक बहुत डेलिकेट बैलेंस है। हर कोई हुँ, हुँ। एक पेड़ जब आप काटते हो ना, तो वो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और हम भी उसी बैलेंस का ही पार्ट है। जिस दिन वो जी। बैलेंस एक लिमिट से ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, तो फिर उस दिन हुँ, इसका नुकसान उनको नहीं होगा, हमें ही झेलना हुँ। पड़ेगा। बिल्कुल। सर यहाँ पर एक सवाल और है आपसे। सर वैसे तो आप पुलिस विभाग से आपका नाता है तो फिर भी आपसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पुलिस के पहले एक आईपीएस के पहले आप एक आम व्यक्ति हैं।
जब आप घर का दरवाजा खोलते हैं, आप और हम, तो हमें स्वच्छ वातावरण या स्वच्छ गलियां हमें अच्छी लगती हैं। आज जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप गीला सूखा कचरा अलग अलग रखें या 2 डस्टबिन रखें शॉप के सामने, तो लोगों के तरह तरह के कमेंट्स होते हैं। वो कहते हैं कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये म्यूनसिपालिटी की टीम है, निगम का काम है, या वो नहीं करते मैं क्यों करूं। मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो हम जी खुद से शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हैं? स्वच्छ भारत अभियान की जब शुरुआत हुई है, तब से मोदी जी ने झाड़ू पकड़ा है, तो लोगों को झाड़ू पकड़ने में उतनी आत्मग्लानि या शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, लेकिन अभी होने लगी है। तो थोड़ा सा हम स्वच्छता के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सर आप देखते हो मॉल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी खाया और जी यहाँ वहां हम फेंक देते हैं। हम समझते हैं इट्स नॉट माई ड्यूटी। तो सर इस पे आप क्या जी कहना चाहेंगे चलिए, सर? देखिए एक सवाल आपसे पूछता हूँ महेश जी, आप अपने घर जी को साफ रखते हैं? बिल्कुल आप सर। अपने घर में जाते हैं, आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स पूरी शिद्दत से घर की सफाई करते हैं। जी वो हाँ। छत साफ करेंगे, घर का फर्श साफ करेंगे, घर के चौकी तक साफ करेंगे, पर घर की चौकी से आगे कोई नहीं जाता। हम्म। प्रॉब्लम ये है कि जी। हमारा जो क्लीनलीनेस का जो सेंस है ना, जो हमारा सिविक सेंस है, वो घर की और हमारी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पर रेस्ट्रिक्टेड है। हम्म। जिस दिन हमारे समाज में लोगों ने ये जान लिया कि हमारा घर ही सिर्फ हमारा नहीं, हमारा मोहल्ला, हमारा देश, हमारा जी। समाज, हमारा राज्य, सारा हमारा ही है ना? जो एक सिविल हम्म। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो तो आप सर यही जिस तो दिन बात है अपनी सर, सड़क सॉरी पे मैं आपको कूड़ा बीच में रोक फेंक रहा हूँ। जी सर सॉरी आपको रोक रहा हूँ। सर आखिर नहीं, क्यों नहीं कोई लोग बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस बात को? इसको लोग क्यों नहीं क्योंकि एक्सेप्ट उन कर रहे हैं? वो क्यों सोचते हैं कि दिस इज नॉट माई ड्यूटी? सर वही तो सवाल है। क्योंकि जी। क्योंकि जो सिविक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी कंट्री में लोगों में काफी कम है। जैसे आपने जापान में देखा होगा, ये बहुत अच्छा कल्चर है जापान। कि अगर जापान में लोग फुटबॉल का टूर्नामेंट भी देखने जाते हैं, तो जैसे ही वो खत्म होता है उनका पहला काम ये, कोई उनको बोलता नहीं है, किसी ने उन्हें कहा नहीं, लेकिन वो जो जो कचरा उन्होंने वहां फेंका है, चाहे अपना हो चाहे किसी और का हो, वो उठाते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, फिर जाते हैं। तो देखो, जी गवर्नमेंट बिल्कुल। आपकी एक लिमिट तक हेल्प कर सकती है, गवर्नमेंट आपको म्यूनिसिपैलिटी की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा देगी, लेकिन गवर्नमेंट आपको सब कुछ नहीं दे सकती। यहाँ पे लोगों का स्टेप इन होना जरूरी है। ये एक ये यहीं पे असली जो प्रोग्रेशन होता है सोसाइटी में, जो एक रेवोल्यूशन आता है, वो क्रांति वो यहीं आती है। लोग वो जब सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने अंदर लेंगे ना, कि नहीं, मेरा घर ही सिर्फ साफ नहीं है, मेरा रोड, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर भी मेरा अपना है और मुझे उसे गंदा नहीं करना, उस दिन बिल्कुल। स्वच्छ भारत अपने आप ही क्लीन हो जाएगा। तो वो सिविक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज डेवलप करो। जब जब आप एक रैपर बाहर फेंकते हो या गंदगी सड़क पर डालते हो, तो आप जी। किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, वो आप अपना ही कर रहे हो, क्योंकि ये मोहल्ला, ये देश, ये समाज, ये भी तो आप ही का है ना, आप ही को तो साफ रखना है। बिल्कुल सर। सर स्वच्छता की बात हो गई, पर्यावरण की बात हो गई, जीवन में आगे बढ़ने की बात हो गई। निस्संदेह एक एजुकेशनल सेमिनार की ओर हम बढ़ चुके हैं और अब हम चूंकि आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, तो ऑडियंस से एक सवाल है सर, मैं लेना चाहूंगा। विनय सेन जी पूछ रहे हैं कि सर मैं 3 वर्षों से एमपीपीएससी की परीक्षा दे रहा हूँ, केवल पहली बार को छोड़कर। बाकी 2 साल मैंने काफी मेहनत की है, सारे एफर्ट्स मैंने लगाए हैं, लेकिन मेरा जो स्कोर है वो 62 66 ही रह जाता है। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ कमी रह गई, कैसे मैं इसको 66 या 72 तक लेकर जाऊं। कृपया अपना सुझाव दें। विनय सेन जी पूछ रहे हैं सर आपसे। जी। देखिए, मुझे नहीं पता विनय कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, वो डिटेल तो आप ही को मालूम होगी, बट अगर मैं आपकी जी। जगह होता तो मैं ये करता कि मैं आराम से बैठता और एनालाइज करता कि अगर मेरे 62 66 आ रहे हैं, तो बाकी लोग भी हैं जो 80 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, राइट? तो उन्होंने ऐसा क्या अपनी स्ट्रैटेजी में डाला जो मैं नहीं डाल पा रहा, और वो बहुत ऑनेस्ट होगा। मैं अपने आप को जज नहीं करूंगा कि मेरी कैपेबिलिटी में कोई कमी है, लेकिन वो जो लूप होल्स है, मैं उनको भरने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मेरी लैंग्वेज में कोई इशू आ रहा हो सकता है कि मेरे रिवीजन प्रॉपर ना हो सकता है कि जो मटेरियल मैंने उठाया है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो सकता है मैंने टेस्ट सीरीज अच्छे से सॉल्व नहीं की, हो सकता है कि जी। प्रैक्टिस की कमी रह गई। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जिसकी वजह से मैं इतना स्कोर नहीं कर पा रहा जितना बाकी लोग करें। तो बस एक ऑनेस्ट रिव्यू करिए, बैठिए, आराम से देखिए कि वो क्या पॉइंट है। जब आप 10-12 टेस्ट सॉल्व करोगे मॉक, तो आपको पता चल जाएगा कुछ सर्टेन क्वेश्चन है जिसमें मैं वीक हूँ, या कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं लाइफ में, तो उनको आपको टोन डाउन करना पड़ेगा। बस आप अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे, तो ऑनेस्ट असेसमेंट करते रहोगे, तो ग्रेजुअली ओवरऑल आप 62 से 66 70 90 बहुत लेकिन अगर आपने बिल्कुल। चेंज लाने की कोशिश नहीं की, आप इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करते रहे, तो फिर वहां पे मुश्किल होती है। बिल्कुल सर। धन्यवाद सर, आपने सारे सवालों का जवाब बखूबी दिया। और सबसे अच्छी बात सर, मुझे जो जनरली लोगों को होता है कि बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं चैनल्स पर और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े उदाहरण देते हैं, बट मैंने आपके पिछले 45 मिनट की 40 मिनट की कॉन्वर्सेशन में एक भी बड़ा उदाहरण नहीं देखा, लेकिन सारे छोटे छोटे उदाहरण हमें बड़े काम की ओर ले जा रहे हैं, बड़ी मंजिल को ले जा रहे हैं। शायद यही वो चीज है जो आपको लोगों से अलग बनाती है। फिर भी जाते जाते आपसे एक सवाल सर,
आईपीएस बनने के बाद, एक अधिकारी के बनने के बाद, सारी बात आपने बता दी, लेकिन एक सबसे बड़ा सपना, यदि आपको कुछ बड़ा करने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे एक अधिकारी बनने के अलावा? ऐसा कोई बड़ा कदम जो आप, जिससे आप सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा यू टर्न लाएं। इस सवाल के जवाब के बाद हम इस वार्ता को सर खत्म करेंगे। जी सर, एक बड़ा बदलाव क्या लाना चाहेंगे आप? एक बड़ा बदलाव ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि बिकॉज मैं खुद एक छोटे से कर्जे से उठ के यहाँ तक आया हूँ, तो मैं उस गैप को ब्रिज करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गांव और छोटे शहर में रहने वाले युवा भी उतना ही सशक्त हो, उतना ही एम्पावर्ड हो, उतना ही नॉलेजेबल हो, उतना ही कॉन्फिडेंट हो जितना बाकी बड़े शहरों में रहने वाले लोग होते हैं। तो ये जो गैप है ना, क्योंकि ये गैप मैंने फेस किया है और मैं इससे निकल के आया हूँ, तो इस गैप को निकलने के कुछ तरीके, टेक्निक अभी पता है, कुछ धीरे धीरे पता चल जाएंगे। ये जो नॉलेज है, जो कॉन्फिडेंस है, ये मैं बाकी लोगों को देना चाहता हूँ ताकि वो भी इस गैप को पूरा कर पाए और अपने अपने सपनों को पूरा कर पाए, जो भी उनकी जिंदगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सारे सवालों का जवाब दिया। मन तो बहुत कुछ पूछने का है, जानने का है, सारे कमेंट्स को पढ़ने का है, लेकिन कहते हैं अनुशासन में ही शासन है। वक्त हमें इजाजत नहीं देता कि हम और आगे बढ़े। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा लाइव कार्यक्रम में ही कि आप यदि आने वाले टाइम में कभी आपको मौका मिले आपकी पोस्टिंग के बाद, तब आप एक बार जरूर हमें टाइम दीजिएगा। कुछ और सवालों के जवाब जो रह गए हैं वो हम जानना चाहेंगे। और सर मैं लास्ट में बस यही कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस सफल वार्ता के उपरांत इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मैं पौधारोपण जरूर करूंगा, क्योंकि मेरी ये पंक्ति है, खुशी हो या गम पौधे लगाए हम। तो आपके सम्मान में सरल भारत टीम की ओर से जल्द ही एक पौधारोपण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू महेश, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।